तो माफियाओं के मजहब पर आखिरकार सियासी रार क्यों? अपराध में भी मजहबी एंगल क्यों जोड़ लिया जाता है? सवाल इसलिए क्योंकि मसला सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से जुड़ा है। अपराधियों पर भी हमारे राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हैं। अब पुलिसिया मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हुआ। जो अपराधी ढेर हुआ वो सरेआम दिन दहाड़े गोलियां बरसाते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ। अब उसका एनकाउंटर सियासतदानों को एक नया मौका दे गया। मायावती कहती हैं कि सच्चाई के लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। वैसे ऐसे एनकाउंटर में जांच होती ही होती है। एआईएम के प्रमुख ओवैसी साहब कहते हैं एनकाउंटर आज दाढ़ी टोपी वाला कोई भी व्यक्ति आरोपी है। मजहब का एंगल, मजहब के नाम पर एनकाउंटर का जिक्र ओवैसी साहब कर रहे हैं। वहीं आज राजभर कह रहे हैं, ओपी राजभर साहब, अब्बास अंसारी, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे विधायक नहीं। बीजेपी ने माफिया का मजहब खोजने वाले पर निशाना साध लिया। कहा कि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति की इंतहा है। पूरा उत्तर प्रदेश दिख रहा है और दूसरी तरफ निकाय का चुनाव है। तो क्या अतीक वाला फैक्टर निकाय चुनाव में भी असर डालेगा? क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से ताल ठोकेगी कि हमने माफियागिरी और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, और विपक्ष खोजेगा मजहब वाला एंगल। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार माफियाओं के मजहब पर यह सियासी रार क्यों और आखिरकार कब तक। पहले यह रिपोर्ट देखिए जो हमारे साथियों ने तैयार की है और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। याद है ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की चेतावनी जो उन्होंने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद प्रदेश के गुंडों, बदमाशों और माफियाओं को दी थी। सीएम योगी ने कहा था सुधर जाओ वरना यूपी छोड़ दो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को कुछ अपराधियों ने हल्के में ले लिया और अपराध करना जारी रखा। लेकिन ये योगी हैं जो बोलते हैं वो डेफिनेटली करते हैं, और सीएम योगी ने अपनी चेतावनी को सच साबित कर दिखाया। जिस यूपी में 2017 से पहले रात को लोग घरों से निकलने से डरते थे कि न जाने कब क्या हो जाए, आगे दिन जो यूपी अपने अपराधियों और बढ़ते अपराध के लिए चर्चा में रहा करती थी, वो बाबा के राज में राम राज्य के पथ पर अग्रसर हो गई। सीएम योगी ने सत्ता में काबिज होते ही यूपी पुलिस को अपराध पर नकेल कसने के लिए फ्री हैंड दे दिया। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए निर्देशित कर दिया। सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसके राम नाम सत्य है कि अपराधी निकलना चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें। फिर क्या था, सरकार का सपोर्ट और सीएम का आदेश पाते ही जो अधिकारी पुलिसकर्मी माफियाओं से थर्राते थे, उन पर कार्रवाई करने से बचते थे, वही अधिकारी अपराधियों और माफियाओं के लिए काल बन गए और इस कदर कानून का राज फहराया। जो गुंडे माफिया कानून को अपने जूते की नोक पर रखते थे, खाकी को चौकीदार समझते थे, उनकी अब खाकी देखते ही पैंट गीली होने लगी। अपराधियों में कानून और यूपी पुलिस का खौफ बैठ गया और जिन अपराधियों ने गोली के बल पर अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की, उनको योगी की पुलिस ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। जिससे हर तरफ योगी सरकार और यूपी पुलिस की तारीफ हो रही है। कोई सरकार के फैसले और अपराध पर हो रहे प्रहार को सही ठहरा रहा है।
सीएम योगी यूपी के हर बच्चे बच्ची की जुबान पर है। हर कोई कह रहा है उन्होंने अपराध पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार को वोट दिया था और योगी सरकार उनके भरोसे पर खरा उतर रही है। तो जो इनकाउंटर हुआ है माफिया के बेटे का, तो पुलिस या सरकार ऐसे ही इनकाउंटर नहीं होता है, और क्योंकि उसने भागा हुआ था और पुलिस को काफ़ी चुनौतियां भी दे रहा था, और जब वो पुलिस के मुखबरी के थ्रू या जैसे भी पकड़ में आया और उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करी, भागने की कोशिश करी, तो पुलिस ने तभी इनकाउंटर किया है। और जब से ये हमारी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, तब से मैं देख रही हूँ कि लगातार जो भी माफिया जिन्होंने आपराधिक प्रवृत्तियाँ कर रखी थी और समाज में जो एक अराजकता फैला रखी थी, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से भी वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल पुलिस अपने हिसाब से बिल्कुल सही कर रही है और बिल्कुल ही अच्छा हो रहा है, और एक अच्छा और साफ स्वच्छ हमारा समाज बन रहा है, और ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। तो माफियाओं के मजहब पर सियासी रार क्यों छिड़ी है? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा जो मेहमान बढ़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनोज इस कार्यक्रम में कुछ ही देर में कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। दिलीप हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा नितेंद्र जी बन चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, पिछले 2-3 दिनों से बड़ा परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा मार्गदर्शन करिएगा। मैंने अखिलेश जी का ट्वीट देखा, मन में जिज्ञासा हुई, ये भाईचारा खतरे में कैसे आ गया? भाई और चारा, अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ और भाईचारा खतरे में आ गया और संविधान और लोकतंत्र की हत्या हो गई। ये सर समझ में नहीं आया, प्लीज समझा पाएंगे? ऐसा है, ये एनकाउंटर कोई न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा तो है नहीं। ठीक, एनकाउंटर एक परिस्थिति हो सकती है। हाँ, पुलिस और अपराधी के बीच आमने सामने एक जबरदस्त मुठभेड़ हो जाए, अगर पुलिस के सामने कोई चारा नहीं रहता है तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और एनकाउंटर होता है। ये कोई चीज तफानी जैसी कोई तो होती नहीं है। आप देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में लगातार, हाँ, और लगातार घटनाओं के बाद पुलिस लगातार लापरवाही कर रही है, ना अपराधियों की गिरफ्तारी हो पा रही है, ना अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पुलिस का इस बार लगातार खत्म होता चला जा रहा है। तो यानी कुल मिलाकर अतीक के बेटे का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, पूरा सेंटेंस पूरा, मैंने कहा एनकाउंटर नहीं, एनकाउंटर मैंने कहा कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए इतना दम भरा जाए कि मैंने एनकाउंटर कर दिया, मैं एनकाउंटर कर दिया। नहीं तो फिर इससे भाईचारा खतरे में कैसे आएगा? अगर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ तो भाईचारा खतरे में कैसे आ जाता है? निश्चित रूप से जब पुलिस बार बार जिस बातों को हम लोग नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग घूम पर उन्हीं सुन पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में आज तक योगी आदित्यनाथ जी ने माफियाओं की टॉप 10 राष्ट्रपति की कोई सूची नहीं जारी की है। कौन लोग हैं वो माफिया? सर, मैं आपकी बात आगे बढ़ाऊं। नितेंद्र जी, खाली कम से कम मुझे यह बता दें कि भाई और चारा कैसे खतरे में आ गया अगर अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ? निश्चित रूप से जब एक मजहबी एक व्यक्ति समुदाय विशेष के लोग को टारगेट करके चुनाव अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया, इसलिए भाईचारा खतरे में आ गया? पक्का सर? अरे क्या कहना चाह रहे हो आप? नहीं, मैं तो जो कहना चाह रहा हूं, मैं तो आपके सवाल का जवाब आपने दिया, तभी मैं समझ गया कि आपने कहा कि एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए भाईचारा खतरे में है। आप उत्तर प्रदेश के टॉप 20 की सूची जारी कराइए और एक तरफ से पुलिस को कहिए ध्यान चाहने के यहाँ तो माफियाओं को बंद के जो फरार हो उनको एनकाउंटर करे। तो यानी कुल मिलाकर अतीक के बेटे जिसने सरेआम गोलियां चलाई, पुलिस जो है उसको पहले ये कहती कि प्लीज आप फरार मत होइए, उसके बाद जो है वो कहती कि प्लीज सरेंडर कर दीजिए। अगर वो सरेंडर नहीं भी करता तो कहते कि हमारे सीने पर गोली चलाइए और आप भाग जाइए। आप ये चाह रहे हैं? ये आप चाह रहे हैं
नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं सर आपसे। आपने कहा ना कि मजहब ढूंढ के जो है टारगेट कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी अपराधी इतना बड़ा नहीं है कि पुलिस के तंत्र समझ जाए। पुलिस का इंटेलिजेंस, उनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि एक नितेंद्र जी, आप जानते मैंने ये सवाल आपसे क्यों किया था? पहले आप मुझे यकीन दिलाइए, वादा करिए कि आप डिबेट छोड़ के नहीं जाएंगे। डिबेट छोड़ के क्यों जाएंगे? आप टीवी चैनल छोड़ के बात करो, हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक है सर, ठीक है। आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ गए। आपने कहा कि मजहब देखकर ये एनकाउंटर कर रहे हैं। एक बार फिर से आपसे यही सवाल पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं इसका आधार मैं आपको दूंगा। एक बार फिर से आप बोल दीजिए ताकि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता आपको सुन ले। आराम से पानी पीजिए। पी लिया सर? अब एक बार फिर से पूछ रहा हूं, आपने कहा यह मजहब देखकर इन्होंने टारगेट किया, एनकाउंटर किया, इसलिए हमने कहा कि भाईचारा खतरे में है। मैंने कहा, लगातार बार बार कह रहा हूं, कोई बात ठीक से सुनिए जी, सुन रहा हूं। एनकाउंटर कोई लीगल प्रक्रिया नहीं है, एनकाउंटर कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। एनकाउंटर अंतिम अस्त्र होता है। आपने कहा ना ये बात कि ये मजहब को देख के टारगेट कर रहे हैं, इसलिए भाईचारा खतरे में। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं। आप सुनिए, एक मिनट। आपने कहा कि मजहब देखकर टारगेट कर रहे हैं, इसलिए कहा कि भाईचारा खतरे में है। सर आपने अपनी बात रखी, अब सवाल ले लीजिए। अब सवाल तो ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। जिस समय असद का एनकाउंटर हुआ, ठीक उससे एक दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक और एनकाउंटर हुआ था, उसका नाम था आदित्य राणा। क्या नाम था? आदित्य राणा। एक बार फिर से बोलता हूं, आदित्य राणा। कौन? हाथ खड़ा कर दो, किसी एक ने ट्वीट करके बोला कि एक मजहब देखकर एनकाउंटर कर दिया। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला नितेंद्र जी आपने? मैं आपसे पूछ रहा हूं, नितेंद्र राणा, आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, किसी ने किया ट्वीट? आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, ट्वीट किया 2.5 लाख का इनामी। क्यों नहीं किया? आदित्य राणा का एनकाउंटर करने के बाद क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? आदित्य राणा के एनकाउंटर पर डिबेट कराई? नितेंद्र जी, आपने एक ट्वीट किया, डिबेट तो तब भी नहीं हुई थी। 11 बजे एनकाउंटर हुआ और 11:15 पर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी का ट्वीट आ गया कि फर्जी एनकाउंटर है। कैसे पता चला आपको फर्जी एनकाउंटर है? कैसे पता चला फर्जी एनकाउंटर है वो आपको कैसे पता चला वो फर्जी एनकाउंटर है? आप फॉरेंसिक टीम में हैं? आप फॉरेंसिक टीम का हिस्सा है तो बताइए। आप लोग गए वहां पे, मौका देखा आपने? सर आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि वो फर्जी एनकाउंटर है? कैसे पता चला? आदित्य राणा डिबेट नहीं करवाई ना। डिबेट तो असद पर भी नहीं हुई थी, असद पर भी उस वक्त डिबेट नहीं हुई थी। आपने कहा फर्जी एनकाउंटर है, कैसे पता चला आपको? सर इतना भी मत करो। अभी आपने कहा कि तभी मैंने कहा आदित्य राणा के बारे में किसी ने ट्वीट नहीं किया। अरे आपने डिबेट क्यों नहीं कराई? सर डिबेट नहीं करवाई, आदित्य राणा पर डिबेट नहीं हुई। आप ये कह रहे हैं इसलिए भैया आपने ट्वीट नहीं किया? वाह भाई वाह, वाह नितेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं दिल्ली बैठा हूं, आप बहुत बढ़िया नितेंद्र। ठीक, ओके सर, हमारी गलती, हमने डिबेट नहीं करवाई कि आदित्य राणा एक इतने बड़े हैं गैंगस्टर को गिराया और इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, तभी हम ट्वीट करते जी। हाँ, तभी भाईचारा खतरे में आता है जी। ठीक, ओके। श्वेता राज जी और भूदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं, दयाराम भार्गव जी भी। श्वेता जी, उनका यह कहना है कि भाई आप लोग एनकाउंटर मजहब के हिसाब से टोपी देखकर कर रहे हो, पेपर में यह गलत है। पहले तो आप जो है, आदित्य राणा का भी एनकाउंटर इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने टोपी पहनी थी। नितेंद्र जी कह रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग अतीक के बेटे को ऐसे एनकाउंटर में, फर्जी एनकाउंटर में मार दिया, अच्छा नहीं किया आपने। पहले ये बताइए उनके प्रति इतनी सिंपैथी क्यों है? इतनी सिंपैथी क्यों है उनके प्रति? इतनी क्यों है? जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके प्रति इतनी सिंपैथी क्यों है? ऐसे दुर्दांत अपराधियों को तो करे बजाय शूट करना चाहिए। ऐसे अपराधियों के लिए इतनी सिंपैथी कहां से आई है? ऐसे अपराधियों के लिए
कहाँ से सिंपैथी आई है इनके अपराधियों के लिए सिंपैथी रखने वाले को मैं बताना चाहती हूँ। 10,000 देखिए, आप जब बोल रहे थे हम लोग ने सुना, अब कृपया धैर्य रख करके आप औरों को सुने। 10,717 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से कई भाग गए हैं, जिनमें से 5,937 अपराधी पकड़े गए हैं और केवल 63 मारे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात करके, जिनमें से 70% उस समुदाय के नहीं है जिनके प्रति इनकी विशेष संवेदनाएं हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की बातें करना ये महामूर्खता है। और ये एक तरीके से अपने तुष्टीकरण की राजनीति को इन्होंने सार्वजनिक कर दिया है। और देखिए, इनके तुष्टीकरण की राजनीति के फेरे में कोई आने नहीं वाला है। अब समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अपना आधार खो चुकी है, निराधार हो चुके हैं। इनको यही नहीं पता इनको बात क्या करनी है। इन्होंने एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि उमेश पाल की हत्या हुई, ये गलत था। इनकी सारी संवेदनाएं उन अपराधियों के प्रति हैं, उन दुर्दांत अपराधियों के प्रति हैं, जिन्होंने ना जाने कितने मासूमों को हताहत किया है, जिन्होंने ना जाने कितने ही क्राइम्स किए हैं और जिनके ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटा सा सुझाव है श्वेता जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे नतेंद्र जी या जो सवाल उठा रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनकी एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए। ठीक, अब जो बाकी जो बचे हैं, जैसे गुड्डू बमबाज हैं, बम ऐसे फेंक रहा था जैसे जो शादी में दुल्हन के पतासे फेंकते हैं ना, वैसे इन सबसे एक अर्जी करवाइए कि अब करना क्या चाहिए। या पहले उनसे कहिए कि भैया आप आइए, प्लीज एनकाउंटर ना हो, इसलिए भाईचारा बना रहे, आपको इमरती मिठाई मिलाई सब कुछ खिलाएंगे, आप प्लीज सरेंडर कर दीजिए। या तो फिर ऐसा हो सकता है ना। तिलक जी, इतने दिनों से पुलिस यही कह रही थी सरेंडर कर दो। और एनकाउंटर उन विशेष परिस्थितियों में होता है जब पुलिस के ऊपर फायरिंग होती है या पुलिस के ऊपर किसी प्रकार का अटैक होता है। नहीं तो पुलिस को ऐसे ही नहीं किसी के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने का कोई वो है। और वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है, कह रहे हैं कि ये अगला नंबर गुड्डू बमबाज का भी कंफर्म है क्या? देखिए, इसके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। यदि उन्होंने स्वेच्छा से आकर के सरेंडर कर दिया, इतना समय दिया जा चुका है। आप ये बताएं, फरवरी की घटना है और ये लोग भागते हुए फिर रहे हैं, इनको तो बहुत पूर्व में ही आकर के सरेंडर कर देना चाहिए। ओके। ये दयाराम भार्गव जी कैसे हैं आप? ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भार्गव जी, ये अब्बास अंसारी के क्या हाल है? अब्बास अंसारी जेल में है, कानून उनका जो है जेल में जी कानून के दायरे में है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई गुनाह करेगा या आरोप है तो कानून अपना काम करेगा। नहीं, मैंने इसलिए पूछा, विधायक तो आप ही के है ना? नहीं, सिंबल हमारा है, बाकी वो नेता तो समाजवादी पार्टी के हैं। सिंबल हमारा है, नेता समाजवादी। टिकट किसने दिलवाया था? टिकट श्री अखिलेश यादव जी ने दिलवाया था। अच्छा, अखिलेश जी के कहने पर टिकट दिया था? जी। क्यों, आपने क्यों टिकट दिया अखिलेश जी के कहने पर अब्बास अंसारी को? भाई, हम गठबंधन में थे, उन्होंने जो तय किया वो हम थी, हमारी मजबूरी थी। आपको मालूम नहीं था उनका इतिहास? नहीं, पहले नहीं मालूम। क्यों नहीं था? हाँ, पूरा मालूम था। चूंकि हम गठबंधन में थे। गठबंधन में थे, आप किसी को भी टिकट दे दोगे? तिलक भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब 2022 में समाजवादी पार्टी के, तिलक भाई इको आ रहा है। नहीं, मैं ठीक करवा रहा है, अपनी बात रखो, ठीक करवाइए। आप वो मेयर प्रत्याशी बन गए, हमारे पीसीआर वाले परेशान कर रहे हैं आपको। ठीक करो, मेयर बन जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, स्काइप का स्पीकर ऑफ करा दीजिए, इसलिए आवाज पलट रही है। हम लोग डबल हो रही है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, मैं करवा, हम बोल रहे हैं, हम पे आ रहा है। बात रखिए। दूसरी बात तिलक भाई, मैंने आपको बताया ना, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 में समाजवादी के गठबंधन में जब गए थे, आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा था श्री अखिलेश यादव जी हमें एक सीट भी नहीं देंगे, तब भी हम इनके साथ रहेंगे। ऐसा नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर कर सकते, कोई नहीं कर सकता। फिर हमने कहा हम इनके गठबंधन में ये जैसे जिस तरह कहेंगे वैसे हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन टिकट हमने दे दिया, हमारे सिंबल पर चुनाव लड़े। ठीक है, आपने टिकट क्यों दिया, मैंने ये पूछा। श्री अखिलेश यादव के कहने पे, अखिलेश यादव जी के कहने पर। अगर वो कहते कि दाऊद इब्राहिम को टिकट दे दो तो दे देते? वो सोचने का विषय था तिलक भाई। अच्छा, सोचने का विषय था, तो ये सोचने का विषय नहीं था। नहीं, देखिए, इनके ऊपर कार्रवाई कोर्ट कर रहा, हमारी
आप बताइए, कोर्ट कार्रवाई कर रहा सुरेंद्र भारतीय समाज पार्टी का कोई नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता, विधायक या कोई ऐसा सदस्य उनके बारे में बोल रहा? हम कह रहे कोर्ट अगर काम कर रहा था, हम कह रहे कोर्ट के सम्मान। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, नितेंद्र जी बड़े दुखी हैं, वो कह रहे हैं कि भाईचारा खतरे में आ गया क्योंकि माननीय अतीक अहमद जी के बेटे माननीय श्री असद जी का एनकाउंटर कर दिया, इसलिए लोकतंत्र की हत्या हो गई। माननीय कैसे हो सकते हैं भाई? नहीं, वो कैसे हो उनका सकते हैं दुख और उनकी पीड़ा मुझे देखी नहीं जा रही, मैंने इसलिए माननीय शब्द का इस्तेमाल कर दिया। नहीं, देखो, उनका पीड़ा इसलिए जायज है। हाँ। समाजवादी पार्टी के कथनी करने में बड़ा फर्क है। हमसे पूछो ना, बताओ ना। समाजवादी के गठबंधन में गए तो हमें जानकारी मिली ना। बताओ ना। कहा गया है मैं पूछने के लिए तो बुलाया आपको, कीचड़ को साफ करना है तो नाले में तो घुसना पड़ेगा, जब कीचड़ साफ होगा। मतलब हम वहाँ गए, हम तो वहाँ हक अधिकार के लिए गए थे। हाँ। हम गए थे वंचित समाज के अधिकार के लिए। हाँ। हम गए थे पिछड़ी जात के अधिकार के लिए। हाँ। लेकिन वहाँ जाने पे पता लगा कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये कहते हैं हम सबको देते हैं। जब हमने कहा कि बंजारा लड़ा दो, बहलिया लड़ा दो, अरग लड़ा दो, अब एक सांस में सभी जातियों के नाम ले लोगे। एक मिनट रुक जाओ ना जयराम भाई, एक सांस में सभी जातियों के नाम ले लेते हो। विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। एक मिनट अब आबाज अंसारी पे बात नहीं। ओके, ये मैं दिलीप जी के पास जाऊं, आप कुछ कहना चाहेंगे नितेंद्र जी? वो मैंने आपकी पीड़ा जाहिर की, मैंने उनसे कहा मैं मेरी पीड़ा नहीं की, वो आपने अपने भाव उद्धार किए और मेरी पीड़ा नहीं हो सकती। मेरे भाव, मैं तो कहूंगा कि ऐसे एनकाउंटर को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप लोग पढ़े लिखे प्रवक्ता है, हर एनकाउंटर की जांच होती है, स्क्रूटनी होती है। आप ही बोलते रहोगे तो बुलाओगे क्यों? आप सुन लीजिए, तो मेरी तरफ से सवाल कर लीजिए इनसे, जयराम जी से, कि उसको पार्टी ने कब निकाला जिसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिलवाई थी? ये बार बार जिस दिन आरोप तय हो जाएगा, सुने, जिस दिन कोर्ट आरोप तय कर देगा हम पार्टी से निकाल देंगे। जिस दिन आरोप तय हो जाएगा कोर्ट के द्वारा, हम पार्टी से निकाल देंगे। आपका नहीं, कोर्ट साबित करेगा, हम पार्टी से निकासित कर देंगे। लेकिन आप बताइए, आप क्रिमिनलों के साथ क्यों खड़े हैं? आप बताइए, राम वृक्ष यादव मथुरा वाला 24 लोगों को हत्या करने वाला, यही चाह रहे थे क्या? असद जो है मुकेश पाल को खत्म करने के बाद और लोगों को मारता, तभी आप लोग पे आंखें खुलती। ये मथुरा का वृक्ष राम वृक्ष यादव ने क्या किया था? गायत्री प्रजापति की क्या बात थी? ऐसे तमाम घटनाएं जो समाजवादी में घटती रही, उस समय आप लोग आंख नहीं खुला। भार्गव भाई, और मजे की बात, दुर्गा नागपाल ने माफियाओं पे अगर कार्रवाई किया था, समाजवादी पार्टी ने उनको बर्खास्त करने का काम किया था। दिलीप जी के पास जाने दीजिए, एक मिनट। दिलीप जी, ये मजहब कह रहे हैं कि भैया ये तो बहुत बुरा हुआ कि भैया असद को जो है एनकाउंटर कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। मैंने पूछा इनसे कि भैया पश्चिमी यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नहीं, भाईचारा खतरे में आ गया ना नितिन जी, भाईचारा खतरे में आ गया एनकाउंटर से। रुक तो जाइए एक मिनट, मैं वही दिलीप जी से समझ रहा हूं। ये भाईचारा जब असद का एनकाउंटर होता है तब खतरे में आ जाता है, लेकिन आदित्य राणा का जब एनकाउंटर होता है तब कोई राजनीतिक दल ट्वीट की एक लाइन भी नहीं करता कि आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ, यह लोकतंत्र की हत्या हो गई। अब लोकतंत्र भी अपराधियों के एनकाउंटर पर टिका हुआ है। बताइए दिलीप जी, यह समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या चल रहा है? ये भाईचारा खतरे में आ गया। दिलीप जी का प्लीज ऑडियो, दिलीप सर अनम्यूट है शायद, प्लीज। हाँ, मेरी हाँ आवाज आ रही है? जी सर। मैं ये कह रहा हूँ तिलक जी की जो चश्मा लगा के इंसान दुनिया को देखेगा उसको वैसे ही नजर आएगी। अगर ये अपराधी में भाईचारा देख रहे हैं, अपराधी में जाति देख रहे हैं, अपराधी में समाज को खतरा देख रहे हैं, तो ये गलत है। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए संविधान ने आपको अधिकार दिया है, तो वो अधिकार के साथ ये कर्तव्य ये भी है कि जनता का प्रतिनिधित्व में सबसे पहला अधिकार आपका है, सबसे पहली ड्यूटी आती है कि जनता को सुरक्षा दी जाए। वो सुरक्षा अगर अपराधी से नहीं मिल पा रही हो, अपराधी किसी भी जाति का हो, तो आप उसका महिमा मंडन नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ आपके पास सत्य हो सकती है कि किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया करके एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन क्या ये गलत है कि वो अपराधी था? आप इस बात से इनकार अगर कर दें कि वो अपराधी नहीं था, जितने भी केसेस उसके ऊपर थे, आतिक अहमद पे थे या उसके परिवार पे थे, वो सब गलत है, तो आपकी बात में सत्यता हो सकती है। लेकिन आप इस बात पर जोर कभी नहीं दे रहे कि वो अपराधी था और एक अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए था और हुआ।
अगर एनकाउंटर नहीं होता, वो 4 पुलिस वालों को मार देता, तब आप नहीं कहते कि देश का संविधान खतरे में आ गया। तब आप नहीं कहते कि पुलिस नपुंसक हो गई है, कि एक अपराधी भाग रहा है, उसको पकड़ नहीं पा रही है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया है। तो कुल तिलक जी बात सिर्फ इतनी है कि राजनीति इतनी फ्लेक्सिबल होती है, राजनीति इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जब जैसे चाहे सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर। नहीं, अब कोई ना कोई अपराधी किसी ना किसी जात का तो होगा ही ना, तो फिर ये अपराधी की जात कहां से ढूंढ लाते हैं? अब जैसे विकास दुबे का हुआ, गाड़ी पलट गई, बोले ब्राह्मण है, तो ये मतलब कोई ना कोई अपराधी किसी ना किसी जात का होगा। अब आदित्य राणा का अगर एनकाउंटर हुआ तो किसी ने ट्वीट करके नहीं कहा कि भैया इस जात और धर्म के खिलाफ जो है लोकतंत्र की हत्या हो गई। नहीं, वो राणा जाति का राजनीति में बहुत दखल अंदाज नहीं है ना। राणा जाति से राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ। लेकिन जिस जाति की बात ये कर रहा है, उस जाति से राजनीति में परिवर्तन आएगा, और इसलिए उस जाति पर विशेष जोर देना जरूरी है। और दूसरा, जब कभी बात, मैंने कहा ना, राजनीति बहुत फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जब ऐसी कोई बात आती है कि अपराधी है, तो क्या कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं है। और जब यहाँ मार दिया गया तो अपराधी की जात को प्रमुखता से बता करके कह रहे हैं कि इस जाति के लोगों के ऊपर एनकाउंटर किया जा रहा है, और भाईचारा भी खतरे में आ गया। भाईचारा तो खतरे में आ ही जाएगा, क्योंकि आप वो भाईचारा निभा नहीं पा रहे हैं उस समुदाय के प्रति। या मैं ये कहता हूँ कि समुदाय के प्रति निभाइए, मैं समुदाय की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ क्रिमिनल की बात कर रहा हूँ कि वो क्रिमिनल था, उसको सजा मिलनी चाहिए थी। अच्छा, मुझे थोड़ी सी नितेंद्र जी एक थोड़ा सा मार्गदर्शन करिएगा कि जैसे एनकाउंटर, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, 11:30 पे हुआ और 11:35 पर आप लोगों का ट्वीट आया और आपने कहा ये एनकाउंटर फर्जी है। 5 मिनट में आपको कैसे पता चल गया कि एनकाउंटर फर्जी है? कोई फॉरेंसिक टीम ने बताया आपको या फिर किसी ने बताया? तिलक जी, ठीक उसी तरीके से जब एयर स्ट्राइक करी गई थी, सर्जिकल स्ट्राइक करी गई थी, और इन लोगों ने ये कह दिया कि स्ट्राइक फर्जी है। एक मिनट, नरेंद्र जी बता रहे हैं। श्वेता जी, आपको हो सकता है कि पता ना हो, वो बताएंगे कैसे पता चला उनको कि फॉरेंसिक टीम उनके पास हो सकता है कि अलग से हो। भारतीय जनता पार्टी के पास सेक्टर रहता है ना। नहीं, आप बता रहे हैं ना कि सर 5 मिनट के बाद की एनकाउंटर फर्जी है। मैं मान लेता हूँ श्वेता जी झूठ बोल रही हैं, लेकिन आपको पता कैसे चला कि एनकाउंटर फर्जी है? आप मौके पर गए, आपने मुआयना किया, देखा? जैसे आप लोगों ने बताया, बहुत सारे चैनल बता रहे थे। हाँ, तिलक जी ने बताया बहुत सारे चैनल, बहुत सारे चैनलों अपराधियों के साथ कॉन्टैक्ट में थे। अपराधियों के साथ कॉन्टैक्ट में तो नहीं थे। नहीं, वो कह रहे हैं फर्जी था एनकाउंटर। ये फर्जी क्यों था, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। अपराधियों के साथ कॉन्टैक्ट में थे क्या? आपको पता है कि अभी तक पहली बार देर तक नितेंद्र जी खेलिए उनके साथ, मेरे साथ खेलने की दिक्कत हो जाएगी। बहुत मैं फिर अगर पकड़ता हूँ तो फिर बाल की खाल निकल जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तिलक जी अपराधियों के साथ कांटेक्ट में थे उस समय, इसीलिए इनको सब कुछ पता है। इसीलिए उसका करवा सकता था, इसीलिए अभी भार्गव जी, अच्छा मुझे मत बताइए, चलिए मत बताइए। एक बात आपने अगर ये जिक्र कर ही दिया तो मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं इस बात पर नहीं जा रहा कि अतीक अहमद, एक भाई को कुत्ते पालने का शौक और दूसरे भाई को बिल्लियां पालने का शौक है ना। जब माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर होते थे तो कुत्ते से कहते थे कि शेक हैंड, है ना, शेक हैंड। अब और छोड़िए, इससे बड़ा एक और सबूत देता हूं आपको। आपने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं, ओके मान गए, कोई लेना देना नहीं किसी राजनीतिक दल का। राजेश बहादुर का नाम सुना है? भार्गव जी ने तो सुना होगा, मुझे पूरा यकीन है, सुना है। नितेंद्र जी क्या हुआ, फोन कट गया? मिलाइए फोन। भार्गव जी समझ गया मैं कहां ले जा रहा था कहानी। फोन कट गया, कटेगा। नितेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? नितेंद्र जी मैंने कहा कि राजेश बहादुर जी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना, ज्ञानवर्धन कर दें। नहीं सुना आपने, मुझे पूरा यकीन था नहीं सुना होगा आपने। नोएडा चेयरमैन की हैसियत जानते हैं सर आप? जानते हैं। नोएडा चेयरमैन की वो हैसियत होती है, तमाम कैबिनेट मंत्री तो छोड़िए, डीएम वगैरह तो छोड़िए,
मैं उस विषय में नहीं जा रहा कि मंच पर अतीक अहमद होता था, बोलता था मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को कि मेरा कुत्ता है, शेक हैंड सर प्लीज, है ना। अभी बता रहा हूं सर, अभी बता रहा हूं सर, एक मिनट। राजेश बहादुर बता देता हूं कौन है, सुन लीजिए, आपको याद आ जाएगा। राजेश बहादुर सुन लीजिए कौन है। ये वो चेयरमैन है जिनके घर में जाकर अतीक अहमद ने आपके राज में उनके घर में जाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया था उनके परिवार के साथ, ठीक। पूरे आईएस लॉबी, दिलीप जी गलत होऊंगा तो करेक्ट कर दीजिएगा आप मेरे बड़े। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पूरी आईएस लॉबी लगी रही एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, पूरी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आईएस लॉबी। छोड़ दो किसी और को, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अतीक बाबू के खिलाफ, यूं मूंछों को ताव देते हुए बोलो करवाओ मुकदमा, किसमें दम है। गलत तो नहीं कहा दिलीप जी, गलत तो नहीं कहा? नहीं, एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। ये जलवा जलाल आज की डेट में थर थर पैर कांपे, आप कह रहे हो हैं कि धर्म देखो, धर्म देखकर कर रहे हैं टारगेट, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अरे भाई मैं तो कह रहा हूं कि आपके जो कारण ठीक है, लेकिन आज यूपी के साथ पंथी की लिस्ट जारी करवाओ और आज के तमाम अतीक अहमद के लेकर अगर सर मुख्तार अंसारी के घर में बैडमिंटन कौन खेलता था मालूम है? क्यों बुलवाते हो मुझसे, अब बुलवा रहे हो? मालूम है कौन खेलता था, कौन डीएम खेलता था? नहीं मालूम किसी को? होता था ना। और फिर कहते थे कि भैया एक्शन, ये कौन सा एक्शन होता था? डीएम जाके वहां पे, क्या डीएम के यहां पर चिड़ी बल्ला नहीं होता था क्या? होता है सर ये गजब की, मतलब आप ये कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, एनकाउंटर हो गया तो आप कह रहे हो 10 मिनट के बाद कि भैया ये फर्जी एनकाउंटर है। भार्गव जी ये कौन सी सियासत हो रही है, क्या ये वाजिब है? यस और नो, जल्दी फाइनल कमेंट। देखिए तिलक भाई, समस्या वो नहीं है, समस्या जो है इनको जो है अपने ध्रुवीकरण से जो 4 बार समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई है उसकी है। जनता मरे, जनता परेशान रहे, उसको अशिक्षा से शिक्षा का मतलब नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल बदहाल हो या किसी प्रकार का हो, केवल इनको सरकार चलाना था। और ये बात सही है कि समाजवादी सरकार में माफियाओं का बोलबाला था। हमारे जो ये बैठे हैं समाजवादी पार्टी के भाई, ये ओनन कैमरे पे आकर के इनकी मजबूरी है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे। दिल पे हाथ रख के बताएं क्या ये कृत्य सही था? आज ये कृत्य अगर नहीं हो रही है तो कम से कम भाई मैं विपक्ष में हूं, आप भी सहयोग करो भाई। अगर एनकाउंटर हुआ तो सही हुआ, अरे सही को सही, गलत को गलत कहने की कुवत तो रखो। इसी देश इसी प्रदेश के वासी सभी लोग हैं, लेकिन गलत को गलत, सही को सही कहने की कुवत रखना चाहिए सभी पार्टी के लोगों का। हमने कहा ना, अगर मुकेश राजभर का फर्जी एनकाउंटर हुआ तो हमने सीबीआई मांग करी थी आजमगढ़ वाले का, ठीक। जितेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर हुआ था, हमने मांग करी थी। इनका कहना यह है कि भाई कई अपराधी हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अतीक और मुख्तार के पीछे हैं। खुलेआम जा करके किसने गोलियां चलाई है उमेश पाल पे? जो जहां खुलेआम अपराध करेगा उसको धूल में मिलाने का काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जनता को एक साफ सुथरा माहौल देना ये जिम्मेदारी है सरकार की, तो वो सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व को पूर्ण कर रही है। शासन प्रशासन अपने दायित्व को पूर्ण कर रहा है। इसमें यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है, सांत्वना है अपराधियों के प्रति, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोगों पे दया आती है, हमारी सांत्वना, हमारी संवेदना ऐसे लोगों के तो ये गर्भ में मिला देना चाहते हैं। अतीक के नाम पे वोट तो नहीं मांगोगे? बिल्कुल मांगेंगे ये लोग वोट, नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये इनका भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण किया है। तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म पे वोट नहीं मांगा है, अपने कर्म पे वोट मांगा है। नहीं, हमारे दिलीप जी अब ये देखिए बड़ा दिलचस्प है। अभी कुछ दिन पहले तक समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे अतीक अहमद को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो बीजेपी के पक्ष में आ चुका है और निकाय चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, उसमें फायदा उठाया जाएगा, और अगले दिन उसके बेटे का एनकाउंटर हो जाता है।
अगले दिन ही। ये सियासत बड़ी दिलचस्प नहीं लग रही है? अच्छा, बकरे को पाला और कुर्बानी दे दी। वाह। जब नाच मंडी पे खाता है पहले विवेक मर जाता है। इनके साथ यही सही है, यही सत्य है कि अब इनका सर्वनाश निकट आ चुका है, इनका विवेक मर चुका है। ये पूरी तरीके से भूल चुके हैं कि ये करना क्या है। दिलीप जी फाइनल कमेंट प्लीज। सार्वजनिक रूप से एक अपराधी का दिलीप जी फाइनल कमेंट प्लीज। ये आप समाज के साथ अन्याय कर रहे हैं। श्वेता जी एक मिनट। दिलीप जी प्लीज फाइनल कमेंट। तिलक जी, राजनीति बड़ी दिलचस्प है और राजनीति का एक बड़ा खूबसूरत सा पहलू ये है कि हर चीज में हो जाती है और जब जैसे जरूरत पड़े वैसे ही उसके हिसाब से उसका फायदा उठा लिया जाता है। और प्लीज आराम से। सॉरी, मुझे खांसी आ गई। जी कोई दिक्कत नहीं सर, प्लीज कंटिन्यू। और अब देखिए, आने वाले चुनाव में ये फायदा दोनों पार्टियां उठाने की कोशिश करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ये कह के कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश किया और अपराधी को खत्म कर दिया, जिससे काफी हद तक जनता प्रभावित हो। अब समाजवादी पार्टी को ये सोचने की जरूरत है कि वो अतीक अहमद का फेवर करके चंद लोगों का वोट लेना चाहेंगे या अतीक का विरोध करके। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अतीक अहमद को भी पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो उनके द्वारा सताए गए थे। तो बहुत अच्छी बात कही। एक अपराधी आदमी भी नहीं कहूंगा, एक अपराधी का साथ दे करके अपने भविष्य को खतरे में मत डालिए, बल्कि अपनी छवि से बाहर आने का एक अच्छा मौका है आपके पास जनता के सामने। बहुत अच्छी बात कही दिलीप जी ने चलते चलते कि भाई एक विशेष समुदाय को आप ऐसा कह के बदनाम करते हैं। एक एनकाउंटर से धर्म को जोड़कर और धर्म से एक समुदाय को जोड़कर आप का अपमान करते हैं। बहुत अच्छी बात कही। इसका मैं उदाहरण भी दे देता हूं चलते चलते, अगर जिनको नहीं समझ में आया। जिसका एनकाउंटर हुआ असद के साथ, क्या नाम था उसका, गुलाम, उसकी मां और उसका भाई क्या कहता है नितिन जी, सुना आपने? एनकाउंटर सही हुआ, हम इसकी लाश नहीं लेंगे। समझते हैं इसका मतलब आप? एनकाउंटर सही हुआ, जिस परिवार का बेटे का एनकाउंटर हुआ जिसे आप फर्जी बता रहे हैं, वो कह रहा है एनकाउंटर सही हुआ और हम इसकी लाश नहीं लेंगे। मां और भाई बोल रहा है और आप कह रहे हैं फर्जी हुआ। मतलब आपको आदित्य राणा का एनकाउंटर नहीं दिखाई दिया? 2.5 लाख का असद मारा गया जिसने सरेआम गोलियां चलाई, बाप बोला शेर का बेटा है। मतलब पाल परिवार के घर में क्या हुआ, मातम हुआ, कौन शामिल हुआ जाकर किसी ने ट्वीट ना किया असद को लेकर, बताइए। अब उसकी मूर्ति लगवाएंगे जाकर चौराहे पर। क्या सियासत कर रहे हैं आप लोग? बाकी आप लोगों का विवेक, अगर तब भी भाईचारा खतरे में है तो भाईचारा खतरे में रखिए, और अगर चाहे तो मेरे मंच से अपील कर दीजिए जो फरार चल रहा है उसको सविनय निवेदन है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि प्लीज एनकाउंटर ना हो आपका, आपसे हमारा अनुरोध है कि भैया सरेंडर कर दो। कर सकते हो, अपील कर दो मेरे मंच से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं करेंगे। क्या गजब की सियासत चल रही है। आपने क्या कह दिया? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कर लो, मैं अपील करो ना। अगर आपके कहने से वो अगर सरेंडर कर सकता है तो कर लो अपील। अगर आपको लगता है कि अगला नंबर कहीं उसका ना हो, बमबाज वाले का है, कर लो, मेरे को क्या दिक्कत है। अगर आपके कहने से, क्या पता आपके अनुरोध से वो सरेंडर कर दे। मेरी अपील अगर सुननी होती तो आप लोग भाईचारा खतरे में ना डालते। अपराधी अपराधी होता है, कोई मजहब नहीं होता, उसका ध्यान रखिए सर। अपराधी अपराधी होता है। अतीक ने जिसकी खाल फेंक कर, सुनिए, शव तो छोड़िए, शव छोड़िए, जिसकी खाल निकालकर फेंक दी थी उस परिवार का हाल पूछिएगा चौराहे पर, जिनके साथ खड़े हो आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दयाराम भार्गव जी आपका भी, दिलीप जी आपका भी, नितिन जी आपका भी, श्वेता जी आपका भी। तो माफियाओं के मजहब पर सियासी रार क्यों? सवाल यही, और कब तक? क्या यह जायज है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।